नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 5 की। ठीक है, जो हमारी एग्जाम टारगेट सीरीज चल रही है 2025 में, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज जरूर अटेंड करो। ये मैं हर क्लास में आपसे कहता हूँ। ठीक है, और इसकी क्लास नंबर 5 पर इसकी पीडीएफ के लिए आपको और इस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई भी चाहिए, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको लिंक दे देंगे, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसमें आप जो है लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों लिंक वीडियो के नीचे हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्लास नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है क्लाइमेट टाइप्स आर नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। जो क्लाइमेट होता है, जो हमारी जलवायु होती है, ठीक है, किस बेस पे क्लासिफाई या वर्गीकृत नहीं की जा सकती? टेम्परेचर एंड रेनफॉल, वेपर एंड ट्रांसपिरेशन, वाटर बैलेंस, या डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। तो अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर रेनफॉल, ये तो मेन फैक्टर होते हैं आपके किसके, क्लाइमेट के, ये तो जरूरी होते हैं। ठीक है, वेपर ट्रांसपिरेशन, भाई जब वेपर ट्रांसपिरेशन, जब जलवाष्प और जब वाटर ही नहीं होगा, रेनफॉल के अंदर ही तो आ जाएगा ना, तो ये तो जरूरी हो गया, तो इससे रिलेट हो गया। ठीक है, जो हमारा वाटर बैलेंस होता है, ठीक है, ये क्लाइमेट में हमारा बेसिक फैक्टर नहीं होता, या इसके बेस पे हम क्लाइमेट जो हमारा क्लासिफाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर बैलेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ये तो होता ही है, जितना डिस्टेंस दूर होगा उस तरीके की क्लाइमेट जो है चेंज होती जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम जो डिस्टेंस बिल्कुल क्लाइमेट उस इक्वेटर के पास होता है, ठीक है, वो गर्म होता है, जितना दूर होता जाता है वो ठंडा होता जाता है, इसी तरीके से क्लाइमेट भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड इसका राइट आंसर होगा वाटर बैलेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड फॉर रिटर्निंग मिनरल्स टू द सॉइल। मतलब जब हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे जो मिनरल्स होते हैं सॉइल के, वो हमारे प्लांट द्वारा खींच लिए जाते हैं, तो हमारे सॉइल में मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो ऐसा कौन सा हम फार्मिंग मेथड अपनाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में दोबारा रिटर्न हो जाए, मतलब वापस आ जाए? आपके पास ऑप्शन है कंटूर फार्मिंग, ट्रेसिंग, क्रॉप रोटेशन, या फ्रोइंग। कंटूर फार्मिंग, ट्रेसिंग, क्रॉप रोटेशन, या फ्रोइंग। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्रॉप रोटेशन होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्रॉप रोटेशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसलों को बदल बदल कर बोना, ये क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है। ठीक है, जैसे हम कभी उथली जल वाली फसलें बो देते हैं, उसके बाद गहरी जल वाली फसलें बोएंगे। ठीक है, कम हाइट वाली बोएंगे, उसके बाद ज्यादा हाइट वाली बोएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम सोइंग करते हैं कम जल पाने वाली फसलों को, उसके बाद ज्यादा जल पाने वाली फसलों को बो देंगे। ठीक है, मतलब समान तरीके से फसलों को नहीं बोया जाता, उसे क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कास्ड बाय फर्मेंटेशन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिजल्टिंग इन सैंपल कंपाउंड। मतलब ये कहा जा रहा है कि क्या कारण होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है फर्मेंटेशन हो जाता है उसका, और डिकम्पोजिशन हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है, और किण्वित हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है एल्गी, ठीक है, एक ऑप्शन क्या है हमारे पास? एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और तीनों किसके अंदर आ जाएंगे? तीनों आ जाएंगे बैक्टीरिया के अंदर, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया तीनों किसके आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे? ये हमारे सूक्ष्म जीव होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको डिकम्पोज करते हैं और फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, डिफोरेस्टेशन एज एन अलार्मिंग इफेक्ट। मतलब जो हानिकारक प्रभाव होता है डिफोरेस्टेशन, मतलब देखो फॉरेस्टेशन का मतलब होता है, जो फॉरेस्ट होता है जंगल को लगाना, ठीक है, जंगल को उगाना। ठीक है, डिफोरेस्टेशन मतलब होता है जंगल को काटना, या लकड़ियों को काटना, या पेड़ों को काटना। ठीक है, तो उसका जो बहुत हानिकारक प्रभाव होता है वो कौन सा होता है? इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया, मतलब कि बढ़ जाते हैं जंगल। वीड कंट्रोल, कि हम खरपतवार रोक लेते हैं।
सॉइल इरोजन कि हम मृदा क्षरण होता है, इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल कि हम इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सॉइल इरोजन। ठीक है, जो मृदा क्षरण होता है, ठीक है, मृदा क्षरण होता है सबसे ज्यादा किससे होता है? डिफोरेस्टेशन का अलार्मिंग इफेक्ट होता है, क्या? सॉइल इरोजन। ठीक है, बेसिकली ये दो टाइप का होता है। सॉइल इरोजन की बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, एक एयर द्वारा होता है, ठीक है, एक वाटर द्वारा होता है। ठीक है, जैसे वाटर में हम लोग क्या बोलते थे? स्प्लैश हो गया, रिल हो गया, गली हो गया, ठीक है। ये सारे इरोजन किस में आएंगे? वाटर में। एयर में क्या आ जाएगा? साल्टेशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, सरफेस क्रीप हो गया, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे? एयर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पेडोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ। पेडोलॉजी किस स्टडी में क्या करते हैं? रॉक्स का करते हैं? नहीं करते। क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं? ये भी नहीं करते हैं। सॉइल्स का करते हैं? ये भी नहीं करते। प्लांट न्यूट्रिशन करते हैं? ये भी। इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? सॉइल्स का इसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। पेडोलॉजी में क्या करते हैं? सॉइल की स्टडी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, वाटर दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट्स एंड रेडली एब्जॉर्ब। ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन दिया गया वाटर है, ठीक है, जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है? आपके पास ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, रेन वाटर, कैपिलरी वाटर। ओ बैक हो गया। हाँ, क्या है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो जाएगा, या रेन वाटर हो जाएगा, या कैपिलरी वाटर हो जाएगा, या ग्रेविटेशनल वाटर हो जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? जो पार्टिकल के साइड में रहता है लेकिन वो बिल्कुल जकड़े हुए रहता है, ठीक है, तो वो प्लांट को नहीं मिल पाता, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। रेन वाटर, रेन वाटर हमेशा जो जल्दी अवेलेबल रहता है वो रेन वाटर नहीं होता, ठीक है। ठीक है, अगला आता है कैपिलरी, जिसे केशिका जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिका जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिका जल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। जो कैपिलरी वाटर होता है ये अवेलेबल रहता है किसके लिए? प्लांट के लिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर, जो गुरुत्वाकर्षण का नीचे वाटर जो रहता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं प्लांट के लिए? आपके पास ऑप्शन दिए गए, इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यूरिया, सिलिका, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, या मैग्नीज, जिंक, आयरन। तो इसका बिल्कुल आसान सा आंसर है मैग्नीज, जिंक, आयरन। ये क्या है? ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है? ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अभी तक जो टोटल न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट के लिए होते हैं, ठीक है, वो कितने हैं? 17 है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? निकिल। सबसे लास्ट वाला क्या है? निकिल है। क्या है? सबसे लास्ट वाला निकिल है, ठीक है। अगर हम बेनिफिशियल की बात करते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, कितने हैं? अगर बेनिफिशियल की बात करते हैं, ठीक है, कितने हैं? ये हैं 4, ठीक है। अगर फंक्शनल की बात करते हैं, सॉरी, जो फंक्शनल होते हैं, ठीक है, ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल की बात करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर बेनिफिशियल की बात करते हैं, ठीक है, चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखो, एक होते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट, ठीक है। क्या होते हैं? फंक्शनल न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। ये कितने हैं? ये है 4। क्या है? फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? कोसी, नाउ, मतलब कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम, वेनेडियम। कोबाल्ट हो गया, सिलिकॉन हो गया, सोडियम हो गया, और वेनेडियम हो गया। ये कौन से हो गए? ये फंक्शनल हो गए, ठीक है। बेनिफिशियल कितने होते हैं? बेनिफिशियल कितने होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं टोटल 21। कितने होते हैं? 21। 17 तो ये, 17 तो वो हो गए, ठीक है, जो माइक्रो माइक्रो सब मिला के, और 4 ये हो गए। 17 4 21 हो गए टोटल। कितने हो गए? 17 4 21, ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, मैग्नीज, जिंक, आयरन, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये माइक्रो होते हैं। माइक्रो में भी कौन से होंगे? ये प्राइमरी होते हैं, ठीक है। माइक्रो में सेकेंडरी की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कौन से होंगे? सेकेंडरी होंगे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इस कौन से होंगे? ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मैग्नीज, जिंक और आयरन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कौन सा इनमें प्रयुक्त नहीं होता है?
ठीक है। रिक्लेमेशन ऑफ रेवाइन लैंड्स, जो जहाँ पे जो नदियां वगैरह जो होती है, ठीक है, वहां पे गलियां बन जाती हैं, पानी जिससे निकलता है, तो वो सॉइल इरोजन को नहीं रोकता है। डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो नहीं रोकता, ट्रेसिंग नहीं होता, कंटूर बंडिंग नहीं होता। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन। क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन जो होता है ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल नहीं करता, बाकी सारे के सारे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ट्रेसिंग भी करेगा, कंटूर बंडिंग भी करेगा, रिक्लेमेशन जो मैंने बताया ना, जहाँ पे छोटी छोटी नालियों से पानी निकलता है, वहां वहां की जो जमीनें होती हैं उनको अच्छा सुधारा जाए, तो पानी के द्वारा जो हमारी सॉइल होगी वो इरोजन नहीं होगा, ठीक है, तो इससे सुधारा जा सकता है। कौन सा? डिफॉरेस्टेशन करके नहीं सुधारा जा सकता। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल? सॉइल का करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? सैंडी। सैंडी की अगर बात करेंगे तो क्या 80% सैंड होता है, 20% सिल्ट, सिल्ट या क्ले होता? अगर लोम की बात करेंगे तो क्या 20 से 25% सिल्ट होता है और क्ले होता है, या और बचा हुआ सैंड होता है? अगर सैंडी लोम की बात करेंगे तो क्या 20% या इससे कम क्ले होता है, या 30 से 35% सैंड होता है, तो वो सैंडी लोम हो जाएगी। या क्ले की बात करेंगे, 70% से ज्यादा क्ले होता है, 30% और पार्टिकल होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कि इनका कौन सा कंपोजिशन आपका सही होगा किस सॉइल का? ठीक है। अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, ठीक है। सैंडी सॉइल में 80% सैंड होता है, 20% सिल्ट और क्ले होता है। अगर क्ले सॉइल की बात करें तो इसमें 40% क्या होता है? क्ले होता है। कितना होता है? 40% क्ले होता है, बाकी और सॉइल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ सॉइल रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड पोर्शन। जो शेडेड पोर्शन सॉइल रिप्रेजेंट करती है उसका वो कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है एलुवियल सॉइल, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल या ब्लैक सॉइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड सॉइल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रेड सॉइल है, जो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइन्यूट पार्टिकल इन द अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, ठीक है, जो भू की परपटी होती है, उसमें जो माइन्यूट मतलब सबसे जो महीन कण होता है वो कौन सा होता है? सिल्ट होता है, सैंड होता है, क्ले होता है या ग्रेवल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्ले। क्ले जो है सबसे माइन्यूट पार्टिकल होता है हमारी अर्थ क्रस्ट का। इसका आकार क्या होता है? भाई माइन्यूट क्यों कहा गया? क्योंकि इसका आकार कुछ होगा। इसका आकार होता है 0.002 से कम होता है। कितना होता है क्ले का? 0.002 से कम। अगर सिल्ट की बात करते हैं तो सिल्ट जो होता है 0.02 से 0.002 इतना होता है। अगर सैंड की बात करते हैं, ठीक है, तो सैंड जो होता है दो टाइप का होता है, जो वेरी करता है 0.2 से लेके, सॉरी, ये वेरी करेगा 2 से लेके 0.02 तक, ठीक है, क्योंकि इसमें महीन और कोर्स दोनों सैंड आ जाता है, ठीक है। अगर ग्रेवल की बात करते हैं तो इसका आकार 2 माइक्रोन के ऊपर होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान ली, मतलब सबसे जो महीन होता है वो कौन सा होता है? क्ले होता है। सबसे मोटा कौन सा होगा? ग्रेवल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वेस्ट मटेरियल आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ। जो वेस्ट मटेरियल यूज होता है प्रोडक्ट किसके प्रोडक्शन में? स्टार्च के प्रोडक्शन में, बायोगैस के प्रोडक्शन में, एल्कोहल के प्रोडक्शन में, या ह्यूमस के प्रोडक्शन में, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, तो किसके में प्रयोग होता है? ह्यूमस के रूप में होता है। किसमें होता है? ह्यूमस के रूप में होता है, ठीक है। अगर स्टार्च की बात करें तो ये क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। अगर बायोगैस की बात करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बायोगैस की बात करेंगे, ठीक है, तो बायोगैस जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें इसमें क्या होता है? जो हमारे वेस्ट बचते हैं, ठीक है, उनको सड़ा गला के जो गैस बनती है वो क्या होती है? बायोगैस होती है, ठीक है। जैसे हमारे घर की बहुत सारी चीजें, जैसे हम सब्जी वगैरह के छिलके डाल सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे वेस्ट चले जाते हैं, जिनको डिकम्पोज करके हम बायोगैस बना सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल तो आप जानते ही हैं कि जैसे इथेनॉल वगैरह से इथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है, एल्कोहल बनाया जाता है जिसे कंजप्शन किया जाता है, तो क्या हो गया? वो एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ह्यूमस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर।
बहुत इजी क्वेश्चन है। बायो फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा? कंपोस्ट क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। ग्रीन एल्गी क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। ग्रीन मैन्योर क्या है? बायो फर्टिलाइजर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो ग्रीन एल्गी जो होता है वो बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन पिछले जो हमारा क्लास थी उसमें आ चुका है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? ग्रीन एल्गी जो होता है बायो फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाई। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बनते हैं? आपके पास ऑप्शन इंक्रीज इन प्रेशर, जो इनका प्रेशर होता है, ठीक है, दाब होता है, उसके बढ़ने से। सीमेंटेशन ऑफ ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ जो चट्टाने होते हैं उनका टूटे हुए भाग से जो सीमेंट हो मतलब मिलके बनता है पार्ट, उससे। द फोर्स ऑफ कंपैक्शन से, या सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, मतलब जो लावा का सॉलिडिफिकेशन मतलब वो जब ठोस हो जाता है उससे बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सीमेंटेशन ऑफ ब्रोकन पार्ट। ठीक, क्या होता है? सीमेंटेशन ऑफ ब्रोकन पार्ट। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, मतलब लावा के जो कठोर बनने से बनता है वो कौन सी रॉक होती? इग्नियस रॉक होती। क्या होती? इग्नियस रॉक होती। क्या होती? इग्नियस रॉक होती। ठीक है, इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो इसमें जैसे ग्रेनाइट आ जाएगा, बेसाल्ट आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं किसके? सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये इसका राइट आंसर होगा। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे लाइम स्टोन हो जाएगा, लाइम स्टोन हो जाएगा, सैंड स्टोन हो जाएगा, ठीक है, डोलोमाइट हो जाएगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सेडिमेंट्री रॉक के हैं। ठीक है, वहीं अगर बात आती है मेटामॉर्फिक की, ठीक है, वहीं अगर हम बात आए मेटामॉर्फिक की, ठीक है, तो मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है, जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो क्या होती है? नीज होती है, मार्बल होता है, ठीक है, क्वार्ज होता है। ये सारी की सारी कैसी रॉक हो जाएंगी? इन किसके एग्जाम्पल हैं? ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने जान ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सीमेंटेशन ऑफ ब्रोकन पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? द सैलाइन एल्कलाइन सॉयल हैज वैल्यू। ठीक है, तीन टाइप की सॉयल होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। तो इसमें इनकी वैल्यू के बारे में बता रहा है, ठीक है, पूछ रहा है कि क्या कौन कौन सी है। तो अलग ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता। ठीक है, ईएसपी, ठीक है, ये सोडियम परसेंटेज होता है, पीएच होता है, पीएच तो जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, तो क्या 4 से ज्यादा होती है? ईएसपी क्या 15 से ज्यादा होती है? पीएच क्या 8 से कम होती है? ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर राइट आंसर की बात करें, आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया होगा। ठीक है, तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल होती है, ठीक है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं इंडिविजुअल की, ठीक है, इंडिविजुअल की, ठीक है, इंडिविजुअल की बात करते हैं, तीन टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है सैलाइन। सैलाइन में क्या होता है? एक होता है ईएसपी, पीएच और ईसी। ठीक है, अगर पीएच की बात करते हैं सैलाइन में तो ये 8 से कम होता है। ठीक है, 8 से कम होता है। ठीक है, वहीं अगर ईएसपी की बात करते हैं तो ये 15, ये भी क्या होता है? 15 से कम होता है। और ईसी की बात करते हैं तो 4 होता है, 4 से ज्यादा होता है। क्या होता है? 4 से ज्यादा होता है। इसकी वैल्यू कितनी थी? 4 से ज्यादा होती है। ठीक है, वहीं अगर इसको हम लोग रफ कर दें, ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको हम रफ कर दें तो इस, और यहाँ पे हम लोग एल्कलाइन लिख दें, ठीक है, यहाँ पे अगर एल्कलाइन की बात करें, इंडिविजुअल एल्कलाइन की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो ईएसपी होगी वो 15 से ज्यादा होगी, पीएच इसका 8.5 से ज्यादा होगा, लेकिन ईसी जो होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है, वो 4 से कम होगी। ठीक है, यानी कि जो सैलाइन में
ईसी जो है 4 से ज्यादा होगा, बाकी सब कम होंगे, ठीक है। और एल्कलाइन जो होता है 4, जो ईसी होती 4 से कम होती, बाकी सब ज्यादा होंगे, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है, सैलाइन एल्कलाइन दोनों की, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं सैलाइन, सैलाइन और एल्कलाइन दोनों की, ठीक है, तो इसमें जो है तीनों चीजें ज्यादा होंगी। क्या होंगी? तीनों चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है। तो तीनों चीजें किसी में ज्यादा तो दिख नहीं रही हैं, और सैलाइन एल्कलाइन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहला जो है इसमें थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, इसका जो ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तीनों ऑप्शन इसके सही होंगे, तीनों के तीनों इसमें मोर होंगे, ठीक है। जितनी वैल्यू दी गई उससे ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 8.5 जो है कम जो है उसे ज्यादा करना है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच मेजरमेंट, ठीक है। जो पीएच हम मापते हैं, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रल सॉइल होती है उसका पीएच कितना होता है, उसके बीच का पीएच कितना मान हम जो पीएच होता है, ठीक है, अगर हम पैमाने की बात करते हैं तो 0 से लेके, ठीक है, 14 तक, 0 से लेकर 14 तक क्या होता है, इसमें वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अगर 7 से कम होता है वैल्यू तो हमारी सॉइल कैसी होगी? एसिडिक हो जाएगी। अगर 7 से ज्यादा होता, ऐसा माना जाए 7 से ज्यादा होती तो ये बेसिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी, ठीक है। बेसिक के बाद इसमें फिर एल्कलाइन हो जाएगी, सैलाइन हो जाएगी, ठीक है। मान ले बेसिक माना जाता है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं 7 जो होता है इसका न्यूट्रल माना जाता है। अगर 7 पीएच होता है तो हमारी जो सॉइल है ना तो अम्लीय है और ना ही तो क्षारीय है, ठीक है, वो न्यूट्रल सॉइल पे होगी, ठीक है। तो वही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूट्रल सॉइल के लिए पीएच कितना होना चाहिए? 6.1 से 6.5, ये तो अम्लीय माना जाएगा क्योंकि 7 से नीचे है। 6.6 से 7.5, ये देख सकते हैं। 7.6 से 8.5, ये तो बेसिक आ जाएगा। 5.6 से 6 पॉइंट, तो सबसे पास में कौन सा आपको दिख रहा है? सबसे पास में 6.6 से 7.5 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 6.6 से 7.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन द सॉइल विच आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर बिलोंग। तो अगर हम सॉइल की बात करते हैं, ठीक है, सॉइल टाइप की बात करते हैं, कौन सी सॉइल किसके लिए सही है, कौन सी सॉइल किसके लिए नहीं सही, मतलब जो फसल बोने के लिए कौन सी सॉइल सही है, फसल बोने के लिए कौन सी सॉइल नहीं सही है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सॉइल टाइप दो टाइप की होती है, ठीक है। सॉइल कितनी होती है? दो टाइप की होती है। क्या होती है? दो टाइप की होती है। एक जो होती है, ठीक है, वो होती हैं, टोटल कितनी होती हैं? 8 टाइप की होती हैं, ठीक है। उनमें से इनको दो टाइप में बांटा गया है, ठीक है। 4 जो होती हैं उनमें हम लोग क्या जो अपनी अरेबल होती हैं, अरेबल होती है या उनके फसल करने योग्य होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो 4 होती हैं उनमें हम लोग फसल नहीं उगा सकते हैं, ठीक है, फसल को नहीं उगा सकते हैं, ठीक है। इनमें भी 4 जो होती हैं, पहली तो सही होती है, दूसरे में कुछ लिमिटेशंस होती, तीसरे में और ज्यादा लिमिटेशंस बढ़ जाती, चौथे में और ज्यादा बढ़ जाती, ठीक है। इसी इसी तरीके से अगर इसमें पांचवी आती तो उसमें कहीं कहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे हम लोग केवल फॉरेज जो चारा वाली फसलें हैं वही उगा सकते हैं। उसके बाद जो लिमिटेशंस आती केवल हम घास उगा सकते हैं। उसके बाद जो लिमिटेशंस आती वहां पे कोई भी चीज नहीं उगती, ठीक है। वह और उसके बाद जो 8वीं आती है उसमें कहीं कहीं पे ये होता है कि जो हमारा हमारे जो जानवर होते हैं, ठीक, उनका केवल चारागाह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 टाइप का जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है, 8 क्लासे होती है सॉइल की, ठीक है। इसी तरीके से इनको दो भागों में बांटा गया है। 4 जो होती है उनमें हम फसलें उगा सकते हैं, 4 जो होती है उसमें फसलें नहीं उगा सकते हैं, ठीक है। और इनका एक बेसिक क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके कलर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 8 टाइप की क्लास अगर सॉइल होती है तो 8 टाइप का कलर होगा। किस टाइप की किस कलर की सॉइल होगी, ठीक है। तो इन 8 कलर को हम लोग देख लेते हैं। जो पहली क्लास का कलर होगा वो होता है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन होता है, ठीक है। दूसरा येलो होता है, तीसरा क्या होगा? रेड होगा, चौथा ब्लू होता है,
5th नंबर की अगर सॉइल होती तो इसका डार्क ग्रीन होगा, मतलब पहले का लाइट ग्रीन होगा, 5th का डार्क ग्रीन होगा, 6th का ऑरेंज होगा, 7th का ब्राउन होगा, 8th का क्या होगा, पर्पल होगा, 8th का क्या होगा, पर्पल होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीजें किसकी होती हैं, ये जो सॉइल क्लास होता है उसके कलर होते हैं। ठीक है, ये कलर भी आपका लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।